बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर बिलाल अरशद। आज मैं आपको जॉइंटिस के बारे में बताऊंगा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज़, ट्रीटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको किसी भी पेपर में पास करने के लिए या आम रूटीन में समझने के लिए कि जॉइंटिस क्या होती है, उसकी ईची बीची A to Z आपको सारा आज बताऊँगा मैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है जॉइंटिस। बेसिकली उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि बिलीरुबिन की नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होती है। तो बिलीरुबिन की नॉर्मल प्रोडक्शन इन आवर बॉडी होती है 2.3 ग्राम पर डे। ये प्रोडक्शन है हमारे पास बिलीरुबिन की। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि इसका बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल कितना होता है। नॉर्मल लेवल इसका होता है 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और इन सम बुक्स जो है 1.6 भी लिखा हुआ है। तो अगर बिलीरुबिन अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो अगर वो 1.6 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम कह देंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, और अगर वो सिर्फ अपना ब्लड लेवल में 1.6 से ज़्यादा हो गया है लेकिन वो जो है अभी कोई येलोइश डिस्कलरेशन इम्पार्ट नहीं कर रहा बॉडी के अंदर, तो उसे हम सिर्फ हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहेंगे, जॉइंटिस नहीं कहेंगे। और अगर वो बिलीरुबिन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी वजह से जो है स्क्लीरा के अंदर येलो कलर इम्पार्ट होने लग गया है, तो उसको हम कहेंगे इक्टीरस। मतलब अगर सिर्फ स्क्लीरा के अंदर येलो डिस्कलरेशन हो रही है तो उसे हम कहेंगे इक्टीरस। अब आ जाते हैं हम जॉइंटिस की तरफ। जॉइंटिस बेसिकली क्या है? जॉइंटिस के अंदर ये होता है कि हमारे येलो डिस्कलरेशन होती है किसकी? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या हमारी जो है स्क्लीरा। तो अगर येलोइश डिस्कलरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और स्क्लीरा की, तो उसको हम लेबल करते हैं जॉइंटिस। अब एक और टर्म आती है हमारे पास कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस बेसिकली क्या है? कोलिस्टेसिस है इम्पेयरमेंट ऑफ बाइल आउटफ्लो। तो अगर बाइल का आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसे हम कहते हैं कोलिस्टेसिस। बाइल के अंदर और जॉइंटिस के अंदर फ़र्क ये है कि जॉइंटिस के अंदर सिर्फ जो है वो बिलीरुबिन आपके ब्लड के अंदर रेज होगा, लेकिन जो कोलिस्टेसिस होगा उसके अंदर बाइल जो होगा, बाइल के जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपकी बॉडी के अंदर रेज होगा, जिसके बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो उसके अंदर मेनली हमारे पास बिलीरुबिन तो होगा ही, साथ हमारे पास होंगे बाइल एसिड एंड सॉल्ट्स, और साथ हमारे पास होगा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन भी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, बाइल एसिड और साल्ट्स भी बढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोलिस्टेसिस कहेंगे। अब जो बिलीरुबिन है बेसिकली वो बनता है किस तरह? बिलीरुबिन बनता है आरबीसीज की ब्रेकडाउन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसीज किस तरह बनते हैं। आरबीसीज बनते हैं सबसे पहले एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो हमारा सेंथिसाइज करता है एक पाइरोल रिंग। ठीक है, अब जब चार पाइरोल रिंग्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन, एज शोन हियर। ठीक है, ये प्रोटोपोरफायरिन है। अब अगर एक प्रोटोपोरफायरिन के अंदर हम आयरन अटैच कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं हीम। और अगर इस हीम के साथ जाके एक प्रोटीन जो है ग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो आगे अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन मोनोमर। ठीक है, अब अगर इस तरह के जो हीमोग्लोबिन मोनोमर हैं वो 4 हीमोग्लोबिन मोनोमर आके मिल जाएंगे आपस में तो उसको हम कहेंगे हीमोग्लोबिन। अब ये जो एडल्ट के अंदर होता है वो HbA1 होता है, जिसके अंदर एक जो है वो दो अल्फा चेन्स होती हैं और 2 साथ हमारे बीटा चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन A2 होता है जिसके अंदर 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स होती हैं। और हीमोग्लोबिन F होता है जिसके अंदर 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स होती हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जो यंग आरबीसीज होते हैं वो जब किसी नैरो चैनल में जाते हैं तो वो ट्विस्ट एंड टर्न करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो ओल्ड आरबीसीज जिस तरह उनका लाइफ स्पैन बढ़ता है तो जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं जैसा कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता तो वो अपने उस तरह प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज नहीं करते, तो वो नैरो चैनल्स में जाके फंस जाते हैं।
अब वो नैरो चैनल्स कौन से होते हैं, स्प्लीन के अंदर हमारे पास होती हैं कॉर्ड्स ऑफ विलरोथ, जहाँ पे जाके वो मैच्योर आरबीसीज फंस जाते हैं। अब वो मैच्योर आरबीसीज जब वहाँ पे फंसते हैं तो स्प्लीन ने उधर फंसे तो नहीं रहने देना उन्हें, तो क्या होगा, स्प्लीन वहाँ पे बुलाएगी मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस आके उन आरबीसीज को क्या करेंगे, फैगोसाइटोज करेंगे और आरबीसीज की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देंगे। जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी तो वो आरबीसी ब्रेकडाउन करके एक तो वो मेम्ब्रेन निकालेगा, अपनी मेम्ब्रेन में उसकी हो जाएगी साइटोसोलिक प्रोटीन होंगे और हीमोग्लोबिन होगी। जो मेम्ब्रेन है वो फर्दर ब्रेकडाउन कर जाएगी लिपिड्स में, विच विल अल्टीमेटली एंड इनटू फ्री फैटी एसिड, और जो उसके प्रोटीन का पार्ट होगा वो अमाइनो एसिड में। जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स होंगे वो भी अल्टीमेटली आपके बन जाएंगे अमाइनो एसिड्स। पीछे हमारे पास बच जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन करेगा इनटू टू पार्ट्स, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन भी क्योंकि वो प्रोटीन है, इट विल अल्टीमेटली एंड इनटू अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच गया हीम। अब हीम के ऊपर आके एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसको हम कहते हैं हीम ऑक्सीजनेज। अब हीम ऑक्सीजनेज क्या करेगा, इसको हीम को ब्रेक डाउन करेगा किस में, प्रोटोपोरफायरिन में। लेकिन वो नॉर्मल प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगा, वो होगा ब्रोकन प्रोटोपोरफायरिन, जिसको हम कहते हैं बिलीवर्डिन। अगर नॉर्मल होगा तो वो रिसाइकल हो जाएगा, लेकिन वो ब्रोकन प्रोटोपोरफायरिन होगा जिसको हम कहेंगे बिलीवर्डिन। अब बिलीवर्डिन और साथ उसके आयरन रिलीज हो जाएगा। जो आयरन है वो एपोफेरेटिन के साथ अल्टीमेटली मिलके हीमोसिडिन बनाएगा और वो स्टोर हो जाएगा। जो बिलीवर्डिन है इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन रिडक्टेज। और बिलीरुबिन रिडक्टेज अल्टीमेटली आपका बना देगा बिलीरुबिन। तो ये बिलीरुबिन की नॉर्मल प्रोडक्शन है। आगे हम देखेंगे कि बिलीरुबिन जो है वो किस तरह ड्रेन करेगा हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एक टॉक्सिक मटेरियल है। तो अगर हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, इसको प्रॉपर हम प्रोसेस नहीं करेंगे, तो ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स करेगा। अच्छा जी, तो जब स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस ने आरबीसीज की ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन बना दिया, तो बिलीरुबिन जो है अल्टीमेटली आपका कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब ब्लड में बिलीरुबिन गया तो बिलीरुबिन एक छोटा मॉलिक्यूल है और ये है भी टॉक्सिक। तो छोटे मॉलिक्यूल और होने की वजह से ये टिश्यू के अंदर परफ्यूज़ कर सकता है, किडनी में जाके डैमेज कर सकता है, ब्रेन में डैमेज कर सकता है। तो इसको हमने ब्लड में हम इसको फ्री नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लीवर के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्या होगा, लीवर ये बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन ब्लड के थ्रू आएगा और आके इस बिलीरुबिन को बाइंड कर लेगा। जब ये इसको बाइंड कर लेगा तो अब बिलीरुबिन जो है वो परफ्यूज़ करके टिश्यू के अंदर अपना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब क्या होगा, ये बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन इस बिलीरुबिन को पकड़ेगा और लीवर के पास लेके आएगा। जब लीवर के पास लेके आएगा उसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे बिलीरुबिन का हेपेटिक अपटेक होगा और ये बिलीरुबिन जो है अब आ जाएगा हमारे लीवर के पास। जब लीवर के पास आएगा तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है यूडीपी, ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, जो कि बिलीरुबिन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके कंजुगेशन कराएगा ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ। जब ये ग्लूक्रोनिक एसिड की कंजुगेशन हो जाएगी तो इसको अब हम कहेंगे कंजुगेटेड बिलीरुबिन या डायरेक्ट बिलीरुबिन। कंजुगेशन से पहले पहले बिलीरुबिन जितना भी था उसको हम कहते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। अब ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है ये क्या करेगा, ये ड्रेन करेगा इनटू बिलियरी कैनालिकुलाई, इंट्राहेपेटिक जो हमारे बिलियरी कैनालिकुलाई होंगे, विच विल अल्टीमेटली ड्रेन इनटू राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, वो दोनों डक्ट मिलके बनाएंगी हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ आके हमारी मिलेगी सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जब आके मिलेगी और फिर वो जाके ड्रेन करेंगे इनटू आवर जीआईटी, और जीआईटी में ड्रेन करने से पहले हमारे पास साथ मिलेगी पैनक्रियाटिक डक्ट। और ड्रेन किसके थ्रू करेगा, थ्रू एम्पुला ऑफ वेटर, जिसको सराउंड किया होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ने। जो यहाँ पे अब आ गया हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अब जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास होगा उसके ऊपर मुख्तलिफ बैक्टीरिया एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू यूरोबिलिनोजिन। किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू यूरोबिलिनोजिन। अब ये जो यूरोबिलिनोजिन है कुछ इसमें से चला जाएगा इनटू टर्मिनल पार्ट ऑफ गट, वहाँ पे जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्टर्कोबिलिनोजिन। और इसकी वजह से ही हमारे जो फीसिस होते हैं उनका जो ब्राउनिश येलोइश ब्राउनिश कलर होता है वो इसकी वजह से होता है। अब कुछ यूरोबिलिनोजिन तो चला गया हमारे टर्मिनल गट के अंदर, कुछ जो है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन दोबारा चला जाएगा लीवर के पास जहाँ पे वो रिसाइकल हो जाएगा, और कुछ जो है हमारा चला जाएगा थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन इनटू किडनी और फिर यूरिन के थ्रू वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। और यूरिन का येलो कलर भी इसकी वजह से होता है, ये जो हमारे पास यूरोबिलिनोजिन होता है। अब ये जो
सारे स्टेप्स हैं हमारे पास बिलीरुबिन की प्रोडक्शन के, उसकी आगे ब्लड में जाने के, फिर हेपेटिक अपटेक के, फिर उसके बिलरी ड्रेनेज के। ये सारे स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जॉइंटस के अंदर, क्योंकि इसके जितने स्टेप्स हैं ये हर चीज़ की जब कोई मसला होगा उसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ेगा और मुख्तलिफ किस्म का हमारे पास जॉइंटस आएगा। ये स्टेप 1 है जहाँ पे हमारी बिलीरुबिन प्रोडक्शन हो रही है। ये स्टेप 2 है जहाँ पे हमारे पास बिलीरुबिन जो है बाइंड कर रहा है बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के, और ये 3 जहाँ पे हमारा हेपेटिक अपटेक हो रहा है। ये जो पहले 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर अगर कोई मसला होगा तो उसकी वजह से हमारा अनकंजुगेटेड या जिसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं वो बढ़ेगा और उसकी वजह से जॉइंटस होगा। ये जो स्टेप 4 है जिसके अंदर हमारा बिलरी कैनालिकुलाई के अंदर जा रहा है, फिर उसके बाद जिस स्टेप 4 के अंदर जहाँ पे कंजुगेशन हो रही है, और स्टेप 5 जिसके अंदर बिलरी कैनालिकुलाई में जा रहा है, और स्टेप 6 जिसके अंदर एक्स्ट्रा हेपेटिक हमारा बिलरी ड्रेनेज हो रहा है। अब जो स्टेप 4, 5 और 6 होगा हमारे पास, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा जिसकी वजह से हमारे पास जॉइंटस होगा। तो अब हम इसके बाद हम मुख्तलिफ कॉजेज़ देखेंगे 1, 2, 3, इनको डिटेल में देखेंगे। बिलीरुबिन बढ़ किस तरह रहा है, वो ब्लड के अंदर बाउंड किस तरह हो रहा है, उसको कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही है, वो आगे हम